हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड को जो कि मैगलन के हमले से अभी जमीन पे पड़ा हुआ था, या फिर कहें वो बस अपने मौत का इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं वहाँ पे एक इंसान आगे आ रहा था। हम देखते हैं शिर्यू को जो कि ब्लैक बियर्ड को मैगलन के पॉइजन का एंटीडोट दे देता है। थोड़ी देर बाद ब्लैक बियर्ड और उसके सारे साथी लोग बिल्कुल ठीक हो चुके थे। ब्लैक बियर्ड शिर्यू को थैंक यू बोलता है और साथ ही साथ उसे अपने क्रू में आने का इनविटेशन देता है। और शिर्यू जो कि ब्लैक बियर्ड जैसे इंसान का इंतजार कर रहा था वो क्रू में आने के लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ईवा चान को जो कि इनाजुमा को ठीक कर रही थी। ईवा चान ने खुद को हीलिंग हार्मोन और एनर्जी हार्मोन से बचा लिया था, लेकिन वो इनाजुमा को बिल्कुल नॉर्मली ठीक कर रही थी। वो नहीं चाहती कि इनाजुमा की लाइफ थोड़ी सी भी कम हो, क्योंकि ये बात उसे अच्छे से पता है इन फ्यूचर रिवोल्यूशनरी आर्मी को उसकी जरूरत पड़ेगी। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं लूफी एंड सबको जो कि बॉनचान के लिए अभी भी रो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बगी सबसे कहता है कम ऑन, कब तक उसके लिए रोते रहोगे। हाँ माना वो इंसान ठीक था, लेकिन अब तो वो मर चुका है, उसके बारे में छोड़ो, हम लोग पार्टी करते हैं क्योंकि फाइनली हम लोग इम्पल टाउन से बाहर आ चुके हैं। खैर लूफी उसे एक जोरदार पंच मारता है। लूफी को अभी भी लगता है कि बॉनचान अभी जिंदा है। हम देखते हैं क्रोकोडाइल को जो कि जिम्बे से बात कर रहा था। उसे लगता था कि सिर्फ मरमेड ही सी एनिमल से बात कर सकती है। जिम्बे उससे पूछते कि इसमें अजीब क्या है। क्रोकोडाइल कहता है कि फिशमैन किसी के भी दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि वो लोग हमेशा लड़ाकू होते हैं। जिम्बे इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लेता है। खैर लूफी जब वहाँ पे आता है तो जिम्बे उससे कहता है शुक्रिया लूफी, तुमने मुझे एक मौका दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलने वाला। लूफी उसे थैंक यू बोलने से मना करता है, उल्टा वही उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि वो उनके साथ है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिम्बे आलोंग की बात लूफी से करने वाला था, लेकिन फिर वो सोचता कि इस बात को वो बाद में भी कर सकता है। खैर जिम्बे सबको बताते कि वो 7 वॉरलॉर्ड में से एक है और शायद वो जल्दी वॉरलॉर्ड से हटने वाला है। लूफी एंड बगी ये जान के हैरान थे कि जिम्बे एक वॉरलॉर्ड है। जिम्बे सबसे माफी मांगते कि उसने पहले खुद के बारे में नहीं बताया। खैर जिम्बे सबको बताता कि वो लोग मरीन फोर्ट पहुंचने वाले हैं और जब ये बात बगी और मिस्टर 3 को पता लगती है, उनके साथ साथ बाकी सारे कैदियों की भी फट जाती है क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो लोग अब नेवी के हेडक्वार्टर जा रहे हैं। बगी जिम्बे को शिप रोकने के लिए बोलता है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होने वाला। लूफी बगी से कहता है कि अगर उसे जाने तो वो यहाँ से जा सकता है। खैर वो अलग बात है कि चारों तरफ सिर्फ पानी है। सब लोग इस बात से डर रहे थे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। हम देखते हैं शिप के ट्रांसपोर्टर स्नेल पे एक कॉल आता है और ये कॉल नेवी के हेडक्वार्टर से आया था। लूफी उस कॉल को उठाता है और सब लोग बस सोच रहे थे कि लूफी कुछ आलतू फालतू ना बोल दे। वहाँ पे नेवी हेडक्वार्टर पे पता चल चुका है कि इम्पल डाउन से बहुत सारे लोग भाग चुके हैं और इन सब के पीछे की वजह लोग लूफी और मिस्टर बगी को मानते हैं। वहाँ पे बगी के चमचे ये बात सुन के खुश थे कि नेवी उनकी कैप्टन बगी को जिम्बे से भी ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। खैर नेवी बगी को इसलिए खतरनाक मान रही थी क्योंकि वो एक समय पे गोल्डी रॉजर के साथ सफर करता था और ऐसा भी हो सकता है कि वो शांक्स का सगा भाई है। और ये बात सुन के बगी के चमचों के अंदर बगी के लिए और भी रिस्पेक्ट जग जाती है। खैर नेवी इस बात को जानती है कि लूफी एंड सब गेट ऑफ जस्टिस से अंदर आ चुके हैं, लेकिन वो इस बात को भी जानती है कि जब तक मरीन फोर्ट से वो गेट नहीं खुलता वो लोग अंदर ही फंसे रह जाएंगे। हम देखते हैं लूफी को जो कि कहता है कि वो मरीन फोर्ट पे आएगा भी और अपने भाई को बचाएगा भी और ये बिल्कुल आलू की तरह आसान होने वाला है। एक सेकंड, आलू? लूफी पीस ऑफ केक कहना चाहता था। खैर जिम्बे, मिस्टर 3, क्रोकोडाइल और ईवा चान सब लोग बगी के बारे में इतना सुन के बहुत ही हैरान थे और वो सोच रहे थे कि ये इंसान इतना कमजोर कैसे हो सकता है। खैर लूफी को ये बात पहले से ही पता थी क्योंकि रेली ने ये चीज पहले ही बता दिया था। रेली का नाम सुन के बगी उनके बारे में पूछने लगता है कि आखिर अभी वो कहाँ पे हैं और कैसे हैं। खैर मिस्टर 3 की ये चीज देख के फटी पड़ी थी कि ये दो बंदे डार्क किंग रेली के बारे में इतना कैजुअली कैसे बात कर सकते हैं। और इस बात को सुन के बगी के सारे चमचे उसके और भी बड़े फैन बन जाते हैं। बगी पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि वो इन सभी नमूनों का इस्तेमाल करके कैसे भी व्हाइट बियर को मार देता है, तो फिर वो 4 एम्परर में से एक एम्परर बन जाएगा और अगर वो ऐसा कर लेता है तो जल्दी ही वो किंग ऑफ पायरेट बन जाएगा। सपने देखना अच्छी बात है। बगी मौके का फायदा उठाता है और सभी नमूनों का हीरो बन जाता है और वो सभी को एक प्यारी सी स्पीच देता है। अगर तुम लोग अपने आप को मर्द कहते हो तो फिर
मेरी सारी बातें मानो। आज मैं व्हाइट बियर्ड को मार के उसकी जगह लेने वाला हूँ और उसके बाद मैं इस दुनिया पे राज करूंगा। खैर ये सारे लोग अंधे भक्त बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेवी के हेडक्वार्टर्स पे, जहाँ पे हम देखते हैं एस को सीढ़ियों से ऊपर लेके जाया जा रहा था। उसके मन में लूफी से किया वो वादा याद आता है कि वो लोग अपनी लाइफ को बिना किसी रिग्रेट के साथ जिएंगे। अब सिर्फ 3 घंटे का समय बचा हुआ है जब फाइनली एस को सबके सामने मार दिया जाएगा। पूरी दुनिया में लोग सोच रहे थे कि आखिर व्हाइट बियर्ड अभी कहाँ पे है। वो लोग यहाँ तक सोच रहे थे कि आखिर व्हाइट बियर्ड वहाँ पे आएगा भी या नहीं। एक बुड्ढा ये भी कह रहा था कि अगर वो समझदार होगा तो फिर वो वहाँ पे नहीं आएगा। वेस्ट ब्लू में अभी भी लोगों को यकीन है कि व्हाइट बियर्ड में अभी भी उतनी जाने के वो नेवी को अकेले ही आराम से संभाल सकता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी व्हाइट बियर्ड के बारे में पता है। मरीन फोर्ट जिसके पीछे बहुत बड़ा शहर है जहाँ पे नेवी की फैमिली रहती है, उस पूरी जगह को खाली करा दिया गया। हम देखते हैं एस को एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे अब ला दिया गया। नेवी का हेडक्वार्टर जो कि फिलहाल व्हाइट बियर्ड के इंतजार पूरी तैयारी के साथ कर रहा है। वहाँ पे 1 लाख एलीट ट्रूप्स, 50 से भी ज्यादा वॉरशिप्स मरीन फोर्ट को घेरे हुए हैं। बहुत सारे कैनन, जिम्बे और ब्लैक बियर्ड को हटा के 5 वॉरलॉर्ड्स, बहुत सारे वाइस एडमिरल और नेवी के तीनों एडमिरल्स, ये सारे लोग उस इंसान को रोकने के लिए हैं जो कि अपने कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। हम देखते हैं सेंगोकू को जो कि इसके पास आता है। वो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे आके एक ट्रांसपोर्टर ट्रेन मांगता है और वो कहता है मेरे पास कुछ है जो कि मैं सबको बताना चाहता हूँ। सेंगोकू एस से उसके बाप का नाम पूछता है। एस कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, उनका नाम व्हाइट बियर्ड है। झूठ नहीं, ये सच है, व्हाइट बियर्ड ही मेरा बाप है। सेंगोकू कहता है गोल्डी रॉजर के मरने के बाद हमने पूरी दुनिया को छान लिया। हमें उम्मीद थी कि उसका इकलौता बच्चा कहीं ना कहीं किसी आइलैंड पर होगा, लेकिन इस तेरी माँ ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से तू हमारी नजरों से सालों तक बचा रहा। तेरी माँ जिसका नाम था पुर्तगास डी रोग, उसने तुझे 20 महीनों तक अपनी कोख में रखा और ये बात बड़ी लाजमी है कि तेरे पैदा होने के बाद वो वहीं पे मर गई। उसने अपनी जिंदगी दी ताकि तू जिंदा रह पाए। तेरी रगों में उस इंसान का खून बहता है जो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान था। तू ऐसे बन मत कि तुझे पता नहीं तेरा बाप असलियत में कोई और नहीं बल्कि पायरेट किंग गोल्ड रॉजर है। और ये बात सुन के पूरा नेवी का हेडक्वार्टर हैरान हो चुका था। हम देखते साबोडी में एक रिपोर्टर जो कि सब कुछ नोट कर रहा था, उसके हाथों से नोटबुक और पेन दोनों गिर जाता है। हम देखते वॉरलॉर्ड्स को, बाकी सारे ऑफिसर्स को, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रॉजर का एक बच्चा भी है। हम देखते गार्प को जो कि सोच रहा था कैसे वो रॉजर से मिलने उसके मौत से पहले गया था, और वही वो समय था जब रॉजर ने गार्प को बताया था कि वो एक बाप बनने वाला है। गार्प उससे पूछता कि आखिर वो ये बात उसे क्यों बता रहा है। क्या वो भूल गया कि गार्प एक नेवी का बंदा है और नेवी जल्दी ही उससे जुड़े सभी लोगों को खत्म करने वाली है। रॉजर कहता है इसी वजह से वो गार्प को ये सब बता रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट उससे जुड़े सभी लोगों को इस दुनिया से खत्म कर देगी और शायद वो उससे भी मार देगी। गार्प हम दोनों ने ही एक दूसरे की जान लेने का बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन गार मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। गार मैं चाहता हूँ तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखो। गार इस बात से गुस्से में था कि रॉजर उससे कैसे बकवास कर रहा है। खैर रॉजर को गार पे पूरा विश्वास था कि वो उसके बच्चे को बचा लेगा। हम देखते हैं रॉजर के मरने के बाद नेवी पूरी दुनिया से रॉजर से जुड़े सभी लोगों को मिटाने के काम पे लग जाती है, और ऐसे ही वो लोग उस आइलैंड पे भी आ जाते हैं जहाँ पे इसकी मम्मी थी। वो सारे ऑफिसर्स रॉजर के मरने के 10 महीनों तक जो भी बच्चे पैदा हो रहे थे या फिर जिनके ऊपर शक हो रहा था, उन सभी को वो लोग मार देते हैं। और यही वो वजह थी कि इसकी माँ ने उसे 20 महीनों तक अपनी कोख में रखा। 俺の子を頼んだぜ。生まれる赤子すべて調べろ。疑わしき母親は殺せ。今月は5人生まれました。来月の予定者はまだよ。夫がいる者も調べろ。疑いが晴れれば戻してやる。
まだまだよ。まだ生まれてきてはダメ。ごめんね。まだよ。まだまだ。もう妊婦はおりません。本当にロジャーの時代は終わったんだな。 और जब एस फाइनली पैदा हुआ, और एस ये वो नाम है जो कि गोल्ड रॉजर चाहता था कि उसके बेटे का नाम हो। खैर, एस के पैदा होने के बाद उसकी माँ, जिसका नाम पुर्तगाली रोग था, वो वहीं पे दम तोड़ देती है। हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जब गार्प लूफी को दादान के पास लेके जा रहा था, जो कि अब से उसका घर होने वाला था, और वही वो जगह थी जहाँ पे वो एस से मिला था। हम देखते हैं गार्प अपनी मेमोरी से बाहर आता है। सेंगोकू अभी भी अनाउंसमेंट कर रहा था, 2 साल पहले तूने इस समुद्र में अपनी माँ का नाम लेके काम करना स्टार्ट किया, और वही वो समय था जब हमें तुझ पे शक हो गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाइट बियर्ड ने तुझे अपने शिप के ऊपर इसलिए लिया ताकि वो गोल्ड रॉजर के बेटे को अगला किंग ऑफ पायरेट बना सके। एस इस बात को मना करता है। उसने व्हाइट बियर्ड को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो व्हाइट बियर्ड को अगला किंग ऑफ द पायरेट बना सके। सेंगोकू उससे कहता है, इस चीज पे सिर्फ तू विश्वास करता है, क्या तुझे पता नहीं कि आखिर क्यों हम लोग तुझे नहीं छू पाए? ऐसा इसीलिए क्योंकि व्हाइट बियर्ड तुझे बचा रहा था, लेकिन इन सब के बाद भी तुझे रोकना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए तुझे आज खत्म कर दिया जाएगा, भले ही इसके लिए हमें व्हाइट बियर्ड से क्यों न लड़ना पड़े। हम देखते हैं एक ऑफिसर को जो कि डरा हुआ सेंगोकू को बताता है कि गेट ऑफ जस्टिस अपने आप वहाँ पे खुल चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लूफी को, वहाँ पर भी सब लोग इस चीज को देख के हैरान थे। तभी एक कैदी की नजर बगी के ऊपर जाती है, और उसे इस हालत में देख के सभी को लगता है कि ये कारनामा उसने किया है। खैर, बगी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंगोकू को, और जो वो देखता है उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। व्हाइट बियर्ड के साथ ही वहाँ पे आना स्टार्ट कर चुके हैं व्हाइट बियर्ड की ये ग्रैंड फ्लीट, जिसमें न्यू वर्ल्ड के एक से एक खतरनाक पायरेट शामिल है, चाहे वो बोहेमियन नाइट, डोमा हो, थंडर लॉर्ड मैकगाय, द कैल्विन ब्रदर्स या फिर वर्ल्ड स्पाइडर स्क्वाड हो। और इनके साथ न जाने कितने फेमस पायरेट्स वहाँ पे आ चुके हैं। खैर, किसी को भी व्हाइट बियर्ड के लोकेशन के बारे में नहीं पता। और तभी सेंगोकू को एक आवाज आती है। हम देखते हैं बीचों बीच पानी में कुछ शैडोज दिखाई देती हैं, और नेवी का इंतजार वहीं पे खत्म हो जाता है। まさかどこからだ。こりゃとんでもねえ場所に現れやしねえか。湾の1階釣りに影が。そうだったのか。あいつら前線。さらに3隻の白ひげが出ました。一番隊隊長マルコ。14人の隊長たち全員います。何十年ぶりだ戦後。俺の愛する息子無事なんだろうな。こうも接近されるとは。 तो अब व्हाइट बियर्ड वहाँ पे आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ईवा चान को। वो अभी भी सोच रही थी कि ड्रैगन जो कि इसका पापा है, आखिर वो मरीन फोर्ट पे कब आएगा। खैर, लूफी ईवा चान के कंफ्यूजन को खत्म करता है और उन्हें बताते कि इसके पापा असलियत में ड्रैगन नहीं बल्कि गोल्डी रॉजर है। ईवा चान इसलिए यहाँ पे आई थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एस और लूफी दोनों भाई हैं और दोनों के ही पापा असलियत में ड्रैगन है। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड को जो कि अपने हाथों से हवा पे मारता है। हम देखते हैं वहाँ पे थोड़ी देर में क्रैक पड़ने लगता है। पूरा मरीन फोर्ट वहाँ पे शांत हो चुका था, लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ पे एक भूकंप आता है, जिसके बाद एक बहुत ऊंची लहर मरीन फोर्ट की तरफ आने लगती है और वो भी दोनों तरफ से हमें टाइम से पहले ले जाया जाता है। और हम देखते हैं एस को, जब वो पहली बार अपने सफर पे निकला था और जल्दी ही उसने इस समुद्र में अपना नाम बना
लिया था। उसे शुरुआत में ही लोगिया ड्राइवर फ्रूट की पावर मिल चुकी थी। एस को एक समय पे वॉलरोड बनने का ऑफर आया था, जिसको उसने ठुकरा दिया था। बहुत ही छोटे समय में एस अपने आप को बहुत ही फेमस बना चुका था और ऐसे ही व्हाइट बियर्ड को एस के बारे में पता लगता है। हम देखते हैं एस को, जो कि शांक्स से भी मिला था और वो भी बस इसलिए ताकि वो उससे थैंक यू बोल पाए, क्योंकि शांक्स ने लूफी को उस सी मॉन्स्टर से बचाया था। खैर, लूफी का नाम सुन के शांक्स उसकी अच्छी खासी खातिरदारी करता है। एस एक समय में जिम्बे से मिला था ताकि वो व्हाइट बियर्ड से मिल पाए। जिम्बे एस को मना कर रहा था। भले ही जिम्बे व्हाइट बियर्ड का मेंबर नहीं था, उसके ऊपर बस व्हाइट बियर्ड के कर्ज था और इसीलिए इससे पहले कि एस व्हाइट बियर्ड से मिले, जिम्बे उसका ओपोनेंट बनता है। उन दोनों के बीच की लड़ाई पूरे 5 दिन चलती है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और यही वो समय था जब एस पहली बार व्हाइट बियर्ड से मिला था। एस व्हाइट बियर्ड को ऐसे ही मारना चाहता था। एस सबसे पहले अपने साथियों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। खैर, व्हाइट बियर्ड एस को बड़े आराम से ठिकाने लगा देता है। व्हाइट बियर्ड एस से कहता है कि अगर उसे इस समुद्र को डराना है तो फिर वो व्हाइट बियर्ड का मेंबर बन के ये कर सकता है। व्हाइट बियर्ड उससे ऑफर देता है कि वो उसका बेटा बन जाए। खैर, एस पहली बारी में इस चीज को नहीं मानता और वो व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला कर देता है। खैर, इस हमले के बाद जब उसे होश आता है तब वो व्हाइट बियर्ड के मुंह में दिखता था। हाँ, ये उसके शिप का नाम है। खैर, बहुत बार एस व्हाइट बियर्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार भी वो ऐसा नहीं कर पाता, बल्कि व्हाइट बियर्ड उसकी फील्डिंग लगा रहा था। एस ने 100 से ज्यादा बार व्हाइट बियर्ड को मारने की कोशिश की है। खैर, इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। एस एक दिन वहाँ पे बैठे हुए मार्को से पूछता है कि आखिर इस शिप पे सब लोग व्हाइट बियर्ड को ओया जी क्यों कहते हैं। मार्को कहता है ऐसे इसीलिए क्योंकि वो सभी को अपने बेटों की तरह ट्रीट करते हैं और इसलिए हमें भी उन्हें ये बुलाना अच्छा लगता है। और वैसे भी एस तो उन्हें कभी भी मार नहीं पाएगा। या तो अच्छा यही रहेगा कि तू इस शिप से उतर के कभी फिर से ट्राई कर, या फिर तू हम में शामिल हो जा। और इसी तरह एस व्हाइट बियर्ड का मेंबर बन जाता है। एस पहले भी स्ट्रांग था और इसीलिए उसे डिवीजन 2 का लीडर बनने के लिए ऑफर दिया जाता है। उस समय टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड वो भी डिवीजन 2 में आता था। खैर, समय बीतता है और एक दिन एस व्हाइट बियर्ड को ये बात बता देता है कि वो असलियत में गोल्ड रॉजर का बेटा है। एस को लग रहा था कि इस वजह से व्हाइट बियर्ड उसे अपने क्रू से बाहर निकाल देगा। खैर, व्हाइट बियर्ड इस बात पे हंसता है। उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। व्हाइट बियर्ड की नजर में सब लोग समुद्र के बच्चे हैं। एस का मन ये सब सुन के बहुत ही शांत हो जाता है। खैर, एक समय बाद जब टीच ने अपने ही एक साथी को मार के इस शिप को और क्रू को छोड़ के भाग चुका था, तब एस बहुत ही गुस्से में था और वो ब्लैक बियर्ड को ढूंढ के उसे मारना चाहता था। व्हाइट बियर्ड एस को रुकने के लिए बोलता है। व्हाइट बियर्ड को बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी। खैर, एस वहाँ पे नहीं रुकता और वो ब्लैक बियर्ड को ढूंढने वहाँ से निकल जाता है। बैक इन प्रेजेंट हम देखते हैं एस को, जो कि सबसे पूछ रहा था कि आखिर वो लोग यहाँ पे क्यों आए। एस इन सबको अपनी गलती मान रहा था। खैर, व्हाइट बियर्ड कहता कि नहीं, मैंने तुझे मिशन पे भेजा था। एस जानते कि ये सच नहीं है। खैर, मार्को और बाकी सारे लोग भी कहते हैं कि व्हाइट बियर्ड ने एस को मिशन पे भेजा था। वैसे भी इस दुनिया को ये बात बताना जरूरी है कि अगर कोई व्हाइट बियर्ड पायरेट्स पे नजर उठा के भी देखता है तो फिर उसका क्या नतीजा होगा। हम देखते हैं उस सुनामी को, जो कि मरीन फोर्ट को तबाह करने वाला था। और अब जो लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतेगा। एक न्यू एरा स्टार्ट होना बिल्कुल कंफर्म है। हम देखते हैं दोनों तरफ से वो वेव मरीन फोर्ट को तबाह करने वाला था, लेकिन उससे पहले कुजान वहाँ पे आके आइसिस नाम के मुंह से उस सुनामी को वहीं पे जमा देता है और कुजान इसके साथ साथ उस पानी को भी जमा देता है जहाँ पे व्हाइट बियर्ड की शिप थी। और अब व्हाइट बियर्ड के साथियों के पास वहाँ से भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। वैसे भी कोई वहाँ से भागने का नहीं सोच रहा था। हम देखते हैं व्हाइट बियर्ड के साथियों को, जो कि नेवी के ऊपर हल्ला बोलने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। वो सब कैनन बॉल से हमला करते हैं, लेकिन हम देखते हैं वाइस एडमिरल्स को, जो कि बड़े आराम से कैनन बॉल को काट देते हैं। खैर, इसके बाद सब लोग शिप से उतर के नेवी का सामना करने निकल जाते हैं और इसी के साथ मरीन फोर्ट की वो लड़ाई अब स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं मिहॉक को, जो कि अपनी तलवार निकाल के व्हाइट बियर्ड की तरफ एक हमला कर देता है। व्हाइट बियर्ड वहाँ से नहीं हिलता। हम
देखते हैं व्हाइट बीयर्ड की एक साथी को जिसका नाम है डायमंड जोजो। वो उस हमले के सामने आके उस हमले को वहीं पे खत्म कर देता है। हम देखते हैं किजारू को जो कि ऊपर आके लाइट की बुलेट्स बना के व्हाइट बीयर्ड पे हमला कर देता है। खैर हम देखते हैं मार्को को जो कि उस हमले को बड़े आराम से रोक लेता है। मार्को व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स के फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है। मार्को किजारू से कहता है कि उसके हमले से उसे चोट लगी। किजारू कहता है चल झूठा। मार्को के पास एक ऐसा डेविल फ्रूट है जो कि बहुत ज्यादा ही रेयर है। मार्को फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म होके किजारू के ऊपर हमला कर देता है। किजारू कहता है कि ये बहुत ही दर्दनाक था। मार्को कहता है चल झूठा। हम देखते हैं नेवी के बहुत सारे जायंट अब बैटलफील्ड पे आ चुके हैं। खैर हम देखते हैं जोजो को जो कि बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा उठा के उन जायंट्स के ऊपर फेंक देता है, लेकिन इससे पहले कि वो बर्फ जमीन पे गिर पाती हम देखते हैं आकाइनो को जो कि नेवी का एक एडमिरल है। वो वहाँ पे आके उस बर्फ को वहीं पे तोड़ देता है। उसका ये हमला जिसका नाम था ग्रेट एरप्शन, उससे वहीं पे बहुत सारे लोग झुलस जाते हैं और ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि व्हाइट बीयर्ड की एक शिप वहीं पे तबाह हो जाती है। नेवी और व्हाइट बीयर्ड के पायरेट्स एक दूसरे पे हमला किए जा रहे थे। अभी हम देखते पीछे से एक बहुत बड़ा जायंट जिसका नाम था ओर्स जूनियर, वो मरीन फोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। ओर्स जूनियर जो कि उसी ओर्स के खानदान से है जिसको हमने थ्रिलर पार्क में देखा था। मौर्य उस ओर्स जूनियर को देख के बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और जिस हिसाब से यहाँ पे लड़ाई बढ़ते जा रही है उस हम देखते हैं नेवी के जायंट्स को जो कि आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ ओर्स रास्ते में आए हर चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था। एर्स चीख के ओर्स को वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि ओर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसकी वजह से वो किसी का भी टारगेट बन सकता है। खैर ओर्स वहाँ पे एस को बचाने आया था। ओर्स एक बैटलशिप को उठा के वहीं पे पटक के तोड़ देता है। ओर्स रास्ता क्लियर कर रहा था। हम देखते हैं ओर्स के ऊपर बहुत सारे लोग एक साथ हमला करने आ जाते हैं, लेकिन ओर्स बड़े आराम से उन सभी से निपट रहा था। व्हाइट बीयर्ड ओर्स को अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। खैर ओर्स फिलहाल खुद के बारे में नहीं सोच रहा, उसके मन में चल रहा था कि वो एस को किसी भी हालत में मरने नहीं दे सकता। व्हाइट बीयर्ड बाकी सबको ऑर्डर देता है कि वो लोग ओर्स की मदद करें। हम देखते हैं बोआ हांकॉक को जो कि मर्दों को अट्रैक्ट करके उन्हें पत्थर का बना के उनको तोड़ रही थी। खैर मजे की बात वो सिर्फ व्हाइट बीयर्ड के साथियों को नहीं बल्कि नेवी के बंदों को भी पत्थर का बना देती है। बोआ हांकॉक व्हाइट बीयर्ड से लड़ने को तैयार हुई थी, ना कि नेवी का साथ देने के लिए। उसकी नजर में सारे मर्द एक जैसे हैं, हाँ बस एक को छोड़ के। हम देखते कुमा को जो कि सामने आता है और अपने हाथों से उर्सा शॉक बनाता है। कुमा का यह हमला काफी था ओर्स को उसके घुटने पे लाने के लिए। ओर्स बहुत ही बुरे हालत में आ चुका था। एस ये बात मानता है। हम देखते एस को जो कि ओर्स को समझा रहा था कि वो कुमा इन सबका सामना नहीं कर पाएगा। ओर्स जमीन पे पड़ा हुआ था और वो ओर्स उस समय को याद करता है जब एस ने उसे एक टोपी बना के दी थी। एस ने ये टोपी बनाना वानो जाके सीखा था। खैर एस को 3 टाइम लग गया था उस टोपी को बनाते हुए क्योंकि हर बार उससे गलती से वो टोपी जल जाती थी। खैर ओर्स को वो टोपी बहुत ही पसंद आती है। बैक इन प्रेजेंट हम देखते नेवी के ऑफिसर्स ओर्स के ऊपर लगातार हमला कर रहे थे। ओर्स जब सामने गिरने वाला था हम देखते डोफ्लामिंगो को जो कि वहाँ से हटके अपनी पावर से ओर्स के पैरों को काट देता है। हम देखते ओर्स जब उसे इसने टोपी दी थी तब वो आराम से किसी भी मौसम में बाहर घूम सकता था। उसे ये सारी चीजें याद आ रही थी। ओर्स इतना सारा हमला सहने के बाद वो बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं था। वो मरने से पहले एस को कम से कम आजाद करना चाहता था, लेकिन हम देखते मौर्य को जो कि अपनी पावर से ओर्स को रोके हुए था। ओर्स वहीं पे अपना दम तोड़ देता है, लेकिन मरने से पहले भी बहुत से ऑफिसर्स को अपने नीचे दबा देता है और ओर्स इतनी मेहनत के बाद भी एस को वहाँ से नहीं बचा पाता। हम देखते हैं एक नेवी का ऑफिसर जो कि पीछे से आके व्हाइट बीयर्ड पे हमला करने वाला था। खैर व्हाइट बीयर्ड उसके हथियार को तोड़ देता है और जब वो अपनी पावर का उसके चेहरे पे इस्तेमाल करता है तो फिर उस वाइस एडमिरल का वहीं पे गेम खत्म हो जाता है। हम देखते हैं व्हाइट बीयर्ड अपने साथियों से कहता है कि वो लोग ओर्स के ऊपर चढ़ के आगे बढ़े। वो ओर्स के सैक्रिफाइस को ऐसे बर्बाद नहीं होने देना चाहता। हम देखते कोबी को जो कि उस लड़ाई में शामिल तो था, लेकिन वो बहुत ही डरा हुआ था कि वो कुछ भी कर पाए। हम देखते उन ऑफिसर्स को जो कि इस लड़ाई से डर के इस वॉर को छोड़ के भाग रहे थे। खैर उनके सामने
अकाइनो आ जाता है और उसे शान के साथ एक मौत दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डोफ्लामिंगो को, जो कि वहाँ पे बहुत ही हंस रहा था। वो सबसे पूछता है, क्या सच में पायरेट्स बुरे लोग होते हैं और नेवी अच्छे लोग? अच्छा या बुरा लोगों के सोच पे है। बच्चे जिन्होंने कभी शांति महसूस नहीं की और बच्चे जिन्होंने कभी वॉर को नहीं देखा, उन दोनों के लिए सही और गलत दोनों ही बहुत ही अलग होता है। लेकिन जो लोग सबसे ऊपर होते हैं उनके पास हक है बता सके कि क्या गलत है और क्या सही, क्योंकि न्याय वही है जो लोग जीतते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गार्प को, जो कि ऊपर एस के पास आता है। सेंगोकू उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है, क्या उसके मन में एस को बचाने का ख्याल तो नहीं आ रहा। खैर गार्प सेंगोकू को मना कर देता है। सेंगोकू उससे कुछ पूछने वाला था, लेकिन गार्प उसे शांत करा के वहीं पे बैठ जाता है। गार्प को ये बात पता है कि पायरेट्स या फिर क्रिमिनल किसी भी तरह के सिंपैथी के हकदार नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एक पायरेट के साथ साथ उसकी फैमिली भी है। गार्प को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो सोच रहा था कि एस गार्प जैसा वो चाहता था, एस उस तरह आखिर क्यों नहीं जिया। गार्प हमेशा एस को नेवी का ऑफिसर बनने के लिए कहता था। गार्प वहाँ पे बैठा हुआ रो रहा था। सेंगोकू गार्प को समझाता है कि अगर वो कुछ भी करने का ट्राई करेगा तो फिर वो गार्प को भी खत्म कर देगा। गार्प कहता है अगर उसे कुछ करना होता तो वो कब का कर चुका होता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोबी और हेलमैपो को। वो दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे क्योंकि आसमान से कुछ तो नीचे गिर रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे लूफी सब अब वहाँ पे आ चुके हैं। These my dollars make it hurt.